Hello everyone. Let's continue unit number 4 of class 12 chemistry D and F block, जिसमें हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक के बारे में और एफ ब्लॉक के बारे में। देखिए, जो हमारे पीरियोडिक टेबल है उसका जो डी ब्लॉक है इट कंटेन्स ग्रुप नंबर 3 से 12। जो ग्रुप नंबर 3 से 12 है वो हमारा डी ब्लॉक है और जो पीरियड नंबर है 4 से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। In D block of periodic table contain the element of the group 3 to 12 in which the d orbitals are progressively filled in each of 4 long periods। जो ग्रुप नंबर 3 है और से लेकर 12 है उसके अंदर जो एलिमेंट है उसके जो d ऑर्बिटल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इसको डी ब्लॉक कहा गया है। The F block consists of elements in which 4f and 5f orbitals are progressively filled। ऐसे एलिमेंट्स जिसका 4f और 5f फील्ड है उसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। दे आर प्लेस्ड इन दी सेपरेट पैनल एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो हमारे पीरियोडिक टेबल है उसके बॉटम में हमारे डी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। द नेम्स ट्रांजिशन मेटल्स एंड इनर ट्रांजिशन मेटल्स आर ऑफन टू रेफर टू द एलिमेंट्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक रिस्पेक्टिवली। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको हम ट्रांजिशन मेटल्स और जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको हम इनर ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। देयर आर मेनली 4 सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स। हमारे ट्रांजिशन मेटल्स की मेनली 4 सीरीज है। 3D सीरीज जो कि फोर्थ ग्रुप है, फोर्थ पीरियड है, डेट स्टार्ट्स फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। हमारे 4D सीरीज जो वाई से लेकर यत्रियम से कैडमियम तक जाती है। 5D सीरीज के अंदर लैंथनियम होफनियम टू मर्क्यूरी। 60 सीरीज में एक्टिनम एंड एलिमेंट्स फ्रॉम रुदरफोर्डियम टू CN। The two series of inner transition metals, that is 4f जो कि सीरियम से लुटेटियम एंड 5f थोरियम से लोरेंसियम, आर नोन एज लैंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स। जो लैंथेनोइड्स क्या है वो है सीरियम से लुटेटियम एंड जो लैंथेनोइड्स जो एक्टिनोइड्स है वो है थोरियम से लोरेंसियम। Originally, the name transition metals have derived from the fact that their chemical properties were transitionally because those of S and pure ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको हमने ट्रांजिशन मेटल्स क्यों बोला है क्योंकि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है वो एस और पी ब्लॉक के बीच की है, इसलिए इनको ट्रांजिशन मेटल्स बोला गया है। वो एस से लेकर पी तक एक ट्रांजिशन फॉर्म करते हैं। According to the IUPAC, transition metals are defined as metals which have incomplete d subcell either in neutral atom or in their ions। बाद में जो IUPAC है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसने क्या कहा, हम ट्रांजिशन मेटल्स उनको बोलेंगे जिनके अंदर डी ब्लॉक में पार्सली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मीन्स जिनका जो डी ब्लॉक है वो फुली कंप्लीटेड फिल्ड नहीं होगा। जिसके एग्जांपल है जिंक कैडमियम एंड मर्क्यूरी ऑफ ग्रुप नंबर 12। 3 से 12 है ना, दोबारा ग्रुप में नहीं है। हैव फुल D10 कॉन्फिगरेशन इन द ग्राउंड स्टेट एज वेल एज देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड हैंस आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल्स। However, being the end members of 30, 40, and 5D transition series, respectively, their chemistry is studied along with the chemistry of transition metals. The presence of partially filled D or F orbitals in their atoms make transition elements differ from that of other elements. The non-transition elements. Hence, transition elements and their compounds are studied separately. However, the usual theory of valence as applicable to the non-transition elements can be applied successfully to the transition element also। जो हम पढ़ते हैं वैलेंसी का चक्कर जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में है स्टेबिलिटी के लिए, वही हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी देखते हैं। वेरियस प्रीसियस मेटल्स सच एज सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनियम and industrially important metals like iron, copper, titanium belong to the transition metal series. In this unit, we shall first deal with the electronic configuration, occurrence and general characteristics of transition elements, with special emphasis on the trends in the properties of the first or 3D transition metals, along with the separation and properties of some other compounds. This will be followed by the consideration of certain general aspects such as electronic configuration, oxidation states, and chemical reactivity of inner transition metals। ये सब हमें ये बताया गया जो अब हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा डी ब्लॉक।
The d block occupies the middle large section of the periodic table, flanked between s और p block. s और p block के बीच में जो होता है हमारा d block है. The d block of the penultimate energy level of atom receive electron giving rise to the four rows of transition elements 3d 4d 5d 6d. इनके अंदर जो है हमारा इलेक्ट्रॉन बचा था पेनल्टीमेट मीन्स अंदर वाली एनर्जी लेवल. ऑल दिस सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर शोन इन द टेबल्स. In general, the electronic configuration of outer orbitals of this element is n-1 d1 to 10 or ns1 or 2, except for palladium, where its electronic configuration is 4d10 5s0. देखो इन्होंने क्या कहा, उन्होंने हमें कहा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो n-1 d1 to 10 यानी कि 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन जो भरे होंगे वो n-1 में इनर डी ऑर्बिटल्स में होंगे और एस के अंदर एस ऑर्बिटल के अंदर हम जानते हैं 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल की जाती हैं, तो उसके अंदर 1 या 2 होंगे सिर्फ पैलेडियम को छोड़ के. पैलेडियम एक ऐसा ट्रांजिशन मेटल्स है, एक ऐसी एलिमेंट है जिसके अंदर एस के अंदर कोई भी सब इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ऐसा डी ऑर्बिटल है 4d10 fs0. ये कैसा क्यों होता है, देखो 10 आगे स्टेबिलिटी आ जाएगी तो 4d9 fs1 की जगह 4d10 ज़्यादा प्रेफर करता है. However, this generalization has several exceptions because of very little energy between n-1d and ns. ये बहुत आंसर आता है कि why there is so much exception, क्यों, क्योंकि n-1d और ns orbitals के बीच में there is little energy difference, that's why there is some exception. Further off, half and completely filled sets of orbitals are relatively more stable. A consequence of this factor is reflected in the electronic configuration of chromium and copper in 3D series. क्रोमियम में भी हमारा अपवाद है, एक्सेप्शन है, और कॉपर में भी है. कैसे हम दिखाऊंगा. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द केस ऑफ क्रोमियम. अगर हम क्रोमियम की बात करें जैसे ये है क्रोमियम, होना तो 4s2 3d4 4s2 होना चाहिए था. क्या होता 3d4 4s2, लेकिन हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल, तो ये यहाँ पर एक करके अपने पास 5 रख लेता है. ये क्रोमियम की कहानी. वहीं पे अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर होना था 4s2 3d9, लेकिन ये कंप्लीटली फिल्ड होने के लिए कर लेता है तो 4s1 3d10 हो जाता है. ओके. For example, consider the case of chromium which has 3d5 4s1 configuration instead of 4d4 4s2. The energy gap between the two sets 3d and 4s of the orbital is small enough to prevent electron entering the 3d orbitals. Similarly, in case of copper, the configuration is 3d10 4s1, not 3d9 4s2. The ground state electronic configuration of the outer orbitals of transition elements are in the table. जो 3D सीरीज है ग्रुप नंबर 4 है, पीरियड नंबर 4 डेट इज शक्तिवान करे मना फिर क्यों निकले कॉपर जिंक. अगेन शक्तिवान करे मना फिर क्यों निकले कॉपर जिंक. शक्ति से Sc से स्कैंडियम, Ti से टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. स्कैंडियम का 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. इससे पहले जो है हम आर्गन को फिल कर देंगे. आर्गन के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे. फिर जो 3 बच के पहले 4s2 को भरा जाएगा, फिर 3d1 को भरा जाएगा. जहाँ पर हमें ऐसा लगेगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के लिए हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड आ जाएंगे, वहीं पे हमारा एक्सेप्शन आ जाएगा. दिस इज 3D सीरीज. यारी जरा निभा मौत तक रू रहा पद पड़ आगे कूद ला हफ्ता वरना रे उस इर पिटेगा आऊंगी. आगे जो है एक्टिनियम, रुफेडियम, डुबेडियम, सागर, बोरिस, हास्तियम, मित्रियम, डसेनियम, रेगनियम जो भी बनता है. तो यहीं पे भी हमारे बहुत सारे एक्सेप्शन आते हैं, मस्त पूछे जाते हैं, छोड़ देते. देखो the electronic configuration of outer orbitals zinc, cadmium, mercury and cm are represented by the general formula n-1 d10 ns2. The orbitals in these elements are completely filled in the ground state as well as in the common oxidation state. Therefore, they are not regarded as transition elements. जिंक का, कैडमियम, कॉपर है, मर्क्यूरी है. जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है n-1 d10 ns2, दोनों ऑर्बिटल फिल्ड है. इनमें कोई भी डी ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड या फिर
पार्शियल फिल्ड नहीं है। अगर हम बात करें, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए तो ऐसे निकल जाएंगे, तो जो मोस्ट कॉमन की है वो +3 आती है, +3 तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए पार्शियल फिल्ड नहीं होता इन देयर स्टेबल oxidation state. That's why they are not considered as transition elements. The d orbitals of the transition elements protrude to the periphery of atoms more than other elements. Means the d orbitals of transition elements protrude to the periphery of atom more than other orbitals. Hence, they are more influenced by the surroundings as well affect the atoms or molecules surrounding them. देखो, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के डी ऑर्बिटल में होते हैं तो जो बाहर हैं और वो दूसरों के भी डी वाले को अफेक्ट करते हैं. In some respect, ions of given d and configuration d is equal 10 is equal to 1 have similar magnetic and electronic property. कुछ जगह में क्या होता है, जो आयंस जिनके पास डी एन कॉन्फ़िगरेशन है उनके सिमिलर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज मिलती हैं. विद पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स दिस एलिमेंट सर्टेन exhibit certain characteristic properties such as display of variety of oxidation state, formation of color compounds, entering into the complex formation and variety of ligands. ये सारे कोई भी रीज़न पूछ सकता है कि क्यों वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है, क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्यों कलर कंपोनेंट बनते हैं, क्यों वहाँ पर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, क्यों होती है, ड्यू टू दी पार्सली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स. The transition metals and their compounds also exhibit catalytic properties and paramagnetic behavior. All these characteristics have been discussed in detail earlier in this chapter. There are greater similarities in the properties of the transition elements and horizontal law in contrast to non-transition elements. नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जगह जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके बीच में सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं. हाउएवर सम ग्रुप सिमिलर आल्सो एग्जिस्ट. We shall first study the general characteristics and their stands in the horizontal row, particularly 3D series, and then consider some group similarities. अब देखो, on what ground you can say that scandium, that is zinc, is equal to 21 is a transition element, and scandium Z21 is a transition element, but zinc is not. क्यों नहीं है? On the basis of incompletely filled 3D orbitals in case of scandium atom in its ground state 3D1, it is regarded as a transition element. On the other hand, zinc atom has completely filled d orbitals 3D10 in its ground state as well as its oxidized state. Hence, it is not regarded as transition element. Now let's see first in text question. Silver atom has completely filled d orbitals 4d10 in its ground state. How can you say that it is a transition element? तो सिल्वर है, उसका कम्प्लीटली फिल्ड 4d10 है, लेकिन फिर भी हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब IUPAC ने इसकी डेफिनेशन दी थी तो उसने कहा था ग्राउंड स्टेट और ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में भी इनकम्प्लीटली फिल्ड हो सकता है. तो जो Ag+2 है वो स्टेबल है और इसमें जो है 4d9 होता है 5s2 F5s0. तो यहाँ पर जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाइज में उसमें क्या पार्सली फिल्ड d ऑर्बिटल्स पाया जाता है. अब देखो, अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. नियरली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिस्प्लेस टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज. जो d ऑर्बिटल्स है वो शो करती है ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि मेटल्स के अंदर होती है. मेटालिक प्रॉपर्टीज कैसी कैसी प्रॉपर्टी, जैसे कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिबिलिटी, मैलिएबिलिटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेटालिक लस्टर. With the exception of zinc, cadmium, mercury and manganese, they have one more typical metallic structure of normal temperature. Size of ions will seem progressively decrease from the देखो, इससे पहले मैं आपको नोट्स से भी तो गो थ्रू कर देता हूँ, देन पढ़ेंगे इसके बाद हम NCERT. Just wait a minute, let me see my notes. Here they have been.
So see, D and F block. Elements in which d orbitals are progressively filled starts from fourth period in periodic table. N is equal to 4 from scandium, Z is equal to 24. ग्रुप नंबर 3 to 12 जो हमारे डी ब्लॉक में आते हैं. जैसे ग्रुप नंबर जो अगर हम बात करें पीरियड नंबर वो 4 और जो सीरीज़ है वो 3D सीरीज़ है जिसमें 3D इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं. दे आर फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक या थ्रियम टू कैडमियम, लैंथनियम, होफनियम एंड मर्क्यूरी, एक्टिनियम एंड रुदरफोर्डियम एंड यूयूबी. दैट इज biome. Transition elements. According to the IUPAC, transition metals are defined as the metals which have incomplete d subshell, either in neutral or in the ions. Group 12 are not considered as transition metals because they have completely filled D-dan configuration in their ground state as well as their common oxidation state. Zinc, cadmium, mercury, and the biome. General electronic configuration for D block, that is n-1 d 1 to 10 ns1 और 2. ns में 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है. जो 1 जो 2 है वो नॉर्मल है क्योंकि पहले जो है एस ऑर्बिटल भरा जाए जो है ऑर्बिटल को हम भरेंगे. लेकिन जो ns0 है और जो ns1 है दे आर एक्सेप्शनल. जो ns0 है वो सिर्फ पैलेडियम के लिए है जिसका जो एटॉमिक नंबर है 46 है. इसमें क्यों होता है ताकि वो जो है कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल कर सके और उसको जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जा सके. Now let's see some physical properties of D block. D block की हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. जैसे कि आपने कहा मेटल है तो ये मेटल एक प्रॉपर्टीज को शो करता है. हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई थर्मल कंडक्टेंस, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, डक्टिबिलिटी, मैलिएबिलिटी, हार्ड एंड लो वोलेटाइल. With the exception of zinc, cadmium, mercury and manganese, they have one or more typical metallic structure at normal temperature. इन चारों को छोड़ के से मैग्नीज भी आ गया. अब बात करते हैं हम एटॉमिक साइज़ की. तो जब एटॉमिक साइज़ की बात करते हैं सबसे पहले आता है हमारा 3D सीरीज़. तो सबसे पहले आपको मैं एनसीईआरटी करवाता हूँ फिर बताऊँ. Transition metals, with the exception of zinc, cadmium, mercury, are very hard and have low volatility. Their melting and boiling point are in the figure. Depict the melting point of transition elements belonging to 3D, 4D, 5D series. The high melting point of these metals are attributed to the involvement of the greater number of electrons from n-1d in addition to ns electrons in their interatomic metallic bonding. इसका मतलब क्या है, इनकी जो है मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है. मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है, ns इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इसमें n-1d इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व होते हैं. इसकी वजह से जो इसका साइज़, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन ज़्यादा होती है. In any row of the melting point of this metal rise to the maximum at D5 except for enormous values of manganese and technetium and fall regularly as the atomic number series. बढ़ेगी सेंटर तक D5 तक और फिर वो घटती रहेगी with the exception of manganese and technetium. They have high enthalpy of atomization which are shown in the figure 4.2. The maxima at about the middle of this series indicate that one unpaired electron per d orbital is particularly favorable for strong interatomic interaction. In general, greater the number of valence electrons, stronger is the resulting bonding. क्योंकि जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ज़्यादा बॉन्डिंग उसके अंदर होगी. Since the enthalpy of atomization is an important factor determining the standard electron potential of the metal with very high enthalpy of atomization have very high boiling point and tend to noble in the reactions. See later for the electron potential. Means जिसकी हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है मीन्स उसको एटम में इंक्लूड रहा तो वो रिएक्ट कैसे करेगा, तो वो नियरली जो है नॉन रिएक्टेबल होता है. बात करते हैं एटॉमिक साइज के 3D जो मेटालिक रेडियस है. शक्तिमान कार्य मना, फिर क्यों निकले कॉपर जिंक. शक्ति जो है सबसे बड़ी है, फिर शक्तिवान करें तक ठीक है, फिर मना की जो है ज़्यादा है, फिर आयरन कॉपर और कोबाल्ट की बराबर है और फिर कॉपर फिर जिंक. तो शक्तिवान करे मना, फिर क्यों निकले कॉपर जिंक. शक्तिवान करे मना, फिर
क्यों निकले कॉपर जिंक। तो जो शक्ति है वो जिंक से ज़्यादा है, और जो मैग्नीशियम और जो जिंक है उसका जो हमारा रेडियस है, हमारे रेडियस वो बराबर है। जो मैग्नीशियम है इसकी सबसे कम क्यों होती है, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है D5 है, वीक मेटालिक बॉन्ड उसके अंदर बनता है, इसलिए जो उसकी रेडियस है वो ज़्यादा चली जाती है। Size of ions having same charges progressively decrease from left to right in a given series। क्यों, देखो चार्ज सब पे सेम है, चार्ज सब पे सेम है तो नंबर इस साइड अगर हम जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, यानी कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो बढ़ रही है, तो अट्रैक्शन बढ़ रही है, इसलिए जो चार्ज इस साइड अगर हम जाएंगे तो साइज है वो घटेगा। रीजन क्या है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन फिलिंग इनटू डी ऑर्बिटल्स विच ऑफ पुअर शिल्डिंग, सिग्मा जो है मतलब जो अट्रैक्शन है वो घटती है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज जो है वो घटता है। जेड इफेक्टिव का मीन्स क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो ऑर्डर है शिल्डिंग का वो है SPD F, क्योंकि डी है शिल्डिंग कम, कनेक्टिविटी कम है, तो जो अट्रैक्शन वो बढ़ रही है, जो साइज है वो घट रहा है। अब अगर हम बात करें 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ की, तो सेकेंडियम से ज़्यादा जो है गैथरियम है, देन लैंथेनियम है। यही जो टाइटेनियम है, जो हॉफनियम है ना, हॉफनियम है, यहाँ पे जो है आगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऑपरेट करती है, लेकिन 3D जो सीरीज़ है, 4D है, जो 5D है उसमें नहीं करती, तो उसमें तो ये ऑर्डर है, लेकिन आगे जो है 4D और जो 5D सीरीज़ है इनका जो मेटेलिक रेडियस का जो ऑर्डर है वो सेम है। एक्सेप्ट थर्ड ग्रुप, साइज ऑफ 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स आर सिमिलर ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो शक्तिवान क्रमण फिर क्यों निकले कॉपर जिंक, जो कॉपर है वो हमारा मैक्सिमम डेंसिटी शो करता है 3D सीरीज। अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, हमें कितनी एनर्जी देगी, हम उसका इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकाल देते हैं, वो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो जनरली इंक्रीज करती है इन अ गिवन सीरीज। जो आयोनाइजेशन एनर्जी वन का ऑर्डर है वो है, सुनो विनीता कमाल थी, सुनो विनीता कमाल थी, माने नहीं क्यों कौन फिर जाने। तो ये है आयोनाइजेशन एनर्जी वन का ऑर्डर, सुनो विनीता कमाल थी, मानी क्यों नहीं क्यों कौन फिर जाने, मानी नहीं क्यों कौन फिर जाने, ये है इसका ऑर्डर। जो क्रोमियम है उससे ज़्यादा जो है वो मैग्नीशियम की है। क्यों है मैग्नीशियम की, देखो यहाँ से हमने 4s1 निकालना है, यहाँ पे 4s2 है, यहाँ से हमें एक निकालना है, एक निकालने के लिए, और यहाँ पे हमें दो निकालने हैं। ये जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, क्यों, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो जल्दी D5 मीन्स हाफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, स्टेबिलिटी गेन करेगा, और दुनिया में हर कोई स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, तो ये जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, इसलिए जो इसकी, तो ये जल्दी अपना एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, जो लेकिन जो मैग्नीशियम है उसको देर लगेगी। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी 2 की। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, अब इसके पास बच गया 3D5। अब ये हाफ फिल्ड हो चुका है, ये हाफ फिल्ड हो चुका है, स्टेबिलिटी गेन कर चुका है। एक बार स्टेबल होने के बाद ये दोबारा अनस्टेबल नहीं होना चाहता, इसीलिए ये जो है वो इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ेगा, छोड़ेगा लेट छोड़ेगा, इसलिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी 2 का ऑर्डर है वो क्रोमियम ज़्यादा है। वहीं पर अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है, अब इसके पास बच गया 3D5 4s1। अब ये भी एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है ताकि हाफ फिल्ड हो जाए और ये स्टेबल हो जाए। तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 का जो ऑर्डर है, इट इज़ फॉर मैग्नीशियम हैव ग्रेटर देन our chromium, and if we talk about the ionization energy 2, then chromium have more than magnesium। वही अगर हम बात करें कॉपर और जिंक की, कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3D10 4s1, वही एक्सेप्शन से, और वहीं पर जो जिंक है उसका 3D10 4s2। यहाँ पे देखो कॉपर है, कॉपर अपना एक इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देगा ताकि उसको स्टेबिलिटी मिल जाए। तो कॉपर अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जल्दी तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, जिंक की ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। वहीं पे जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, इट विल हैव कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स 3D10। अगर 3D10 है तो अब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ना नहीं चाहेगा। वहीं पे अब अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक के पास क्या बचेगा, 3D10 4s1। अब वो भी जल्दी से अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है ताकि वो भी स्टेबिलिटी को गेन कर पाए, इसलिए सेम एज क्रोमियम एंड मैग्नीशियम वी कैन से दैट द आयोनाइजेशन एनर्जी 1
For zinc is greater than copper, and if we talk about ionization energy 2, copper has greater than zinc. Next is magnesium and the iron, और मैग्नीशियम एंड द आयरन, मैग्नीशियम एंड द आयरन। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, जो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो, इसमें यही बात नहीं चलेगी, इसमें हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। जो मैग्नीशियम और जो आयरन का ऑर्डर है, आयरन की 1 भी ज़्यादा है, 2 भी ज़्यादा है, लेकिन 3 जो है वो मैग्नीशियम की ज़्यादा है। तो याद हो गया। अब नेक्स्ट है, अब हम करेंगे कि क्रोमियम और कॉपर के जो आयोनाइजेशन एनर्जी 2 है वो ज़्यादा क्यों है। वही जो हमने 2 केस देखे, पहले जो है अगर हम बात करें क्रोमियम की, पहले जो है 4s1 है, जल्दी छोड़ देगा तो हाफ फेल्ट आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, लेकिन अगला नहीं छोड़ना चाहेगा क्योंकि स्टेबिलिटी को वो अनस्टेबल नहीं होना चाहता। वही पर जो कॉपर है, पहले जो है कम्प्लीटली, हाँ वो 3d10 4s1 एक छोड़ दिया, वो कम्प्लीटली फिल्ड हो गया। कम्प्लीटली फिल्ड होने के बाद वो अनस्टेबल नहीं होना चाहता, इसलिए छोड़ना नहीं चाहता। अब जो आयोनाइजेशन एनर्जी 2 है वो जिंक की, वो कम क्यों है। देखो, जिंक का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d10 4s2, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो बन गया 3d10 4s1। अब वो क्या है, वो चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊँ। स्टेबल कब होगा, जब वो कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स अपना कर लेगा। वो किस प्रकार होगा, वो होगा जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। जैसे ही वो अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो वो बच जाएगा 3d10 4s0, और उसको स्टेबिलिटी मिलेगी। क्यों स्टेबिलिटी उसको इस वजह से मिली, क्योंकि हाँ वो कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आयोनाइजेशन एनर्जी 3 है वो मैग्नीशियम और जो जिंक है उसकी ज़्यादा क्यों है। तो वही जब उसने पहला छोड़ा तो +1 में आ गया, फिर उसने दूसरा छोड़ा तो +2 में आ गया, +2 में जाने के बाद वो D5 हो गया। अब वो D5 से आगे नहीं जाना चाहता। क्यों जाना चाहता, क्योंकि वो अपने स्टेबिलिटी को गेन नहीं करना चाहता। ऐसा ही जो केस है जिंक में है। फॉर क्यों नहीं जिंक, क्यों नहीं कॉपर, क्यों नहीं निकला कॉपर जिंक, क्यों फ्रॉम कॉपर, क्यों नहीं, क्यों शक्ति ग्रमण, फिर क्यों निकले कॉपर जिंक, साथ में आ गया। इट इज़ डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन +2 क्यू ड्यू टू वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। आपने देखा ना, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 के बाद बहुत ज़्यादा आ जाती है, इसलिए वो अपना जो ऑक्सीडेशन स्टेट है स्टेबल वो Mn+2, जिंक +2, ऐसे ही जो निकल है +2, कॉपर जो +2 तक ही रखता है, ये तक बढ़ा लेते हैं टू ऑब्टेन ऑक्सीडेशन मोर देन +2। अब बात करते हैं हम आगे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब क्या है, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कितनी है। तो होता है μ = √n × n+2। n क्या है, यहाँ पे है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हम डी ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर बाद में देखेंगे कि उसके अंदर कितने जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो n × n+2। अब अगर हम बात करें कैलकुलेटेड μ ऑफ Fe+2 इज़ 4.90। जो Fe+2 है, इसके अंदर जो डी इलेक्ट्रॉन्स है वो 4 है, जो अनपेयर्ड है, तो इसका जो नंबर ऑफ 4.90 होना चाहिए। लेकिन जब हमने ऑब्जर्व किया तो 4.3 और 4.5 निकलता है। वैसे ही अगर हम कोबाल्ट+2 का निकालें तो 3.87 आता है, लेकिन अगर हम उसको ऑब्जर्व करें तो 4.4 से लेकर 5.2 तक निकलता है। तो यहाँ में इतना ही मैंने लिख रखा है। Physical properties. D block elements have high melting point due to the involvement of greater number of electrons from n-1d in addition to the ns electron in the interatomic metal bonding। आपको इन नोट्स को पढ़ने के बाद you don't need to read NCERT also, क्योंकि NCERT के इसमें लाइन्स है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट है, मेटालिक प्रॉपर्टीज है। क्यों, क्योंकि जो n-डी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन वो भी इन्वॉल्व है। मैक्सिमम जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है डब्ल्यू मोकर। Ions of same charge decrease in radius with increase in atomic number because new electrons enter d orbitals each time the nuclear charge increased by unity. It may be recalled that the shielding effect of d orbitals is not effective. Hence, the net electrostatic energy attraction between the nuclear charge and the outermost electron increase and ions decrease। कोई पता जड़ इफेक्टिव बढ़ता है, सिग्मा घटता है, शील्डिंग घटती है, शील्डिंग का जो है वो SPDF है। अब अगर हम बात करते हैं लेंथोइड कॉन्ट्रैक्शन की, लेंथोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है। कॉन्ट्रैक्शन आता है ना, हमने पढ़ा है डाउन द ग्रुप जो साइज बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो नंबर ऑफ सेल है वो बढ़ रही है, इसकी वजह से जो साइज है एटम्स का, एलिमेंट्स का, वो डाउन द ग्रुप बढ़ना चाहिए। लेकिन वो डाउन द ग्रुप नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन लगता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है वही हम पढ़ेंगे। द फीलिंग ऑफ 4f बिफोर 5d ऑर्बिटल्स
रिजल्ट्स इन अ रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई। जो अगर हम बात करें नीचे अगर हम आती है सेकेंड एंड थर्ड सीरीज एग्जिबिट्स मॉडल। देखो जो फर्स्ट सीरीज है हमारी, फर्स्ट सीरीज सिंपल चलती है, उसमें कोई कॉन्टेक्ट नहीं लगता क्योंकि इसमें जो एफ इलेक्ट्रॉन्स है वो नहीं बढ़ते। वहीं पर जब हम सेकंड सीरीज में जाती है जो एफ इलेक्ट्रॉन्स है भरना स्टार्ट हो जाते हैं 5D से पहले। जैसे ही 4F बढ़ता है 5D से पहले, तो जो एफ इलेक्ट्रॉन्स है उसकी सील्डिंग पे बिल्कुल पुअर है। उसकी सील्डिंग पुअर तो सील्डिंग नहीं करता, जो सिग्मा है वो घटता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जिसकी वजह से जो उसकी रेडियस है वो घट जाती है, अट्रैक्शन जो बढ़ जाता है। जैसे अगर हम बात करें जो जोरोफिनियम है जो हॉफनियम है, दोनों ऊपर नीचे है, लेकिन जो उनका साइज है वो सिमिलर है और उनकी सिमिलर ही फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ये क्वेश्चन आ चुका है। अब देखो एग्जाम्पल 4.2, वाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्यों उनकी जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वो ज़्यादा होती है? बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एटम्स, they have stronger atomic interaction and hence larger stronger bonding between atoms resulting in higher enthalpy of atomization। क्यों? क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी ज़्यादा है तो उसके अंदर बॉन्डिंग ज़्यादा हो पाती है। अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पीज की। द वेरिएशन इन आयोनाइजेशन एंथैल्पीज अलोंग अ सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज मच लेस इन कंपेयर टू द वेरिएशन अलोंग अ पीरियड ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उसकी कंपेयर, और अगर हम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कंपेयर करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो है वो क्या दिखाने बोलता है, उसमें कम वेरिएशन है, और जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स उसमें ज़्यादा वेरिएशन है। द थ्री टर्न्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या क्या है? सबसे पहले जो अट्रैक्शन है ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन टुवर्ड न्यूक्लियस, और जो रिपल्सन है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, और जो एक्सचेंज एनर्जी है। तो बात करते हैं एक्सचेंज एनर्जी होती क्या है। ये वो एनर्जी है जो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ एनर्जी स्टेट अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स ऑफ पैरेलल स्पिन्स इन द डिजनरेट ऑर्बिटल्स। एनर्जी को सीधा रख लो, ये ऐसी एनर्जी है जो स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है एनर्जी स्टेट में। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स ऑफ पैरेलल डिजनरेसिव लाइन। अब देखो द लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी डिक्रीज द स्टेबिलिटी। जो लॉस एक्सचेंज एनर्जी का वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो देर इज नो लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी एट D6 कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए वजह से ये जो है वो कम स्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, D5 बन जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। The high value of third ionization enthalpies of copper, nickel and zinc indicate why it is difficult to obtain oxidation state greater than 2 for these elements। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या है? जो एलिमेंट्स हैं, देखो जस्ट ये हमारा एटम है, ठीक है। ये बीच में न्यूक्लियस था, बाहर इलेक्ट्रॉन्स थे जो है वो इवॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो अगर हम इनकी बात करें, इलेक्ट्रॉन्स है जो स्पिन कर रहे घूम रहे हैं, इनके घूमने की वजह से क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर वो इस्टेब्लिश हो जाएंगी, ठीक है। अगर हम बात करें, हम जैसे बढ़ते डब्बा एक ऊपर नीचे, दोनों का जो अपोजिट स्पिन है जो दूसरे को काट देता है, अगर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है तो उसकी जो स्पिन है वो बढ़ती है। इसी बेस पे जो सब्सटेंस है वो दो टाइप की है, एक डायमैग्नेटिक, एक पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक जिसमें दोनों ही कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो आता है। इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका जो म्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो आता है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर रिपेल्ड बाय द अप्लाइड फील्ड व्हाइल द पैरामैग्नेटिक आर अट्रैक्टेड। अब बात करते हैं आता है फेरोमैग्नेटिज्म। सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली, जो पैरा से ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया जाता है। मैनी ट्रांजिशन मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक नॉट फेरोमैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट इज एसोसिएटेड विद इट्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जो सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 1.73 bm से हमारा मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने का मतलब क्या है? जो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें भी वैरायटी मिलती है, जैसे कि आप NCERT की टेबल में देख सकते हो। ठीक है, तो जो स्कैंडियम हो +3 दिखाता है, और जो टाइटेनियम 2 3 4 सब दिखाता है, वाइनेडियम भी।
ड्यू टू लो एनर्जी गैप बिटवीन NS एंड N-1d इलेक्ट्रॉन्स देयर इज वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो जो स्कैंडियम है वो +2 कभी नहीं दिखाएगा, जो क्रोमियम है वो +1 कभी नहीं दिखाएगा। क्यों? देखो अगर हम बात करें स्कैंडियम की तो क्या वो आर्गन भर दिया स्कैंडियम में। तो देखो तो अभी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किस तरह डिटरमाइन करती है। देखो सबसे पहला है हमारा स्कैंडियम। स्कैंडियम क्या होता है? Z=21। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके लिखे तो क्या आएगा? आर्गन 3d 4s2। ये है ये 3d 4s2। ठीक है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो भी अनस्टेबल है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है, दो भी नहीं छोड़ सकता ये। अगर दो छोड़ेगा तो ये बन जाएगा 3d1। लेकिन ये जो है ये एक 1 और छोड़ना चाहता है, यानी कि 3d0 पहुँचाना चाहता है ताकि ये स्टेबल हो जाए। तो स्कैंडियम है ये सिर्फ +3 अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। अगर हम टाइटेनियम की बात करें तो ये होता है 3d2 4s2। अब दो आ गया, थोड़ा गैप बढ़ गया तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 भी आती है, 2 के तो छोड़ देगा, +1 नहीं आती कभी भी, +2 भी आती है, फिर +3 भी आती हैं, अगर एक छोड़ देगा फिर ये भी स्टेबल हो जाता तो +4। जब +4 आएगी तो ये 3d0 हो जाएगा, ये मोर स्टेबल हो जाएगा। जो +4 है ये मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। वहीं पे जब मैं रेडियम की बात करता हूँ Z=30 तो ये आता है 3d3 4s2। तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2 +3। तो इस प्रकार होता है। जो +1 है सिर्फ वो कॉपर दिखाता है। क्यों दिखाता है कॉपर? जो कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर का एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s1। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा तो ये बन जाएगा 3d10। तो इसकी जो +1 है ये भी एक जो है अपने दिखाता है, लेकिन जिसकी +2 है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो जिंक जो है वो है कि सिर्फ +2 दिखाता है क्योंकि जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद 3d10 बन जाएगा जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपको याद रखना चाहिए ऐसा कौन सा एलिमेंट है डी ऑर्बिटल का 3d सीरीज का जो +1 दिखाता है। तो कॉपर एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो +1 दिखाता है, और जो मैक्सिमम है वो मैग्नीशियम दिखाता है। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूँ तो इसमें जो 3d1 3d2 3d3 3d4 3d5 तो वो 3d5 4s2 होता है। अगर दो छोड़ देगा तो क्या बन जाएगा? +3d5 जो कि स्टेबल है। तो इसकी दो जो है वो मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। वहीं पर अगर ये 5 भी छोड़ देगा 2 भी छोड़ देगा तो वो 4 7 दिखाएगा और वो भी स्टेबल है। तो इसके दो स्टेबल ज़्यादा हैं जो कि 2 और 7 है। वैसे ये 2 3 4 5 6 7 सारे दिखाता है। तो आगे देखो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज ड्यू टू द लो एनर्जी गैप बिटवीन NS एंड N-1d। तो स्कैंडियम में +2 नहीं दिखा सकता, क्रोमियम +1 नहीं दिखा सकता, जो आयरन और जो कोबाल्ट है वो +5 नहीं दिखा सकते। क्यों? दे डज नॉट एग्जिस्ट। अब जो ऑक्सीडेशन स्टेटस की रेंज क्या होती है? देखो जो NS है ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो है NS ऑर्बिटल में उसका नंबर हमने लिख दिया y। जो N-1d है उसमें हमने लिख दिया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ N-1d जो वो x है। तो जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज है वो y से लेके x+y, यानी कि NS में कितने इलेक्ट्रॉन है और N-1d में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब हम उन दोनों का सम कर देंगे तो वहाँ से लेके वहाँ तक हमारा जो है ऑक्सीडेशन रेंज आ सकती है। एलिमेंट्स विच गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अकर इन और नियर द मिडल ऑफ सीरीज। फॉर एग्जांपल मैग्नीज। जो मैग्नीज है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 से लेकर 7 तक है, लेकिन जो मोर स्टेबल है वो है हमारी +2 और +7, बीच की इतनी स्टेबल नहीं है। वही मैं अगर बात करूँ टाइटेनियम की, जैसे मैंने आपको बताया तो 2 भी है 3 भी है, लेकिन जब वो 4 में जो है वो मोर स्टेबल है। क्यों मोर स्टेबल है? क्योंकि वहाँ पे जो है वो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है रहता है, इसलिए जो टाइटेनियम 4 है इट इज़ मोर स्टेबल देन टाइटेनियम 3 एंड टाइटेनियम 4।
In the p block, the lower oxidation state is favored by the heavier metals, but it is not true for the d orbitals. जो मोलाबिडियम है m में वो 6 और जो W6 है वो मोर स्टेबल है क्रोमियम 6 एंड इन ग्रुप नंबर 6. Thus, chromium 6 in the form of dichromate ion in acidic medium is strong oxidizing agent, whereas MO3 and FeOR3 are not. क्यों? यहाँ पर ये भी क्या है, ये +6 में है, ये भी क्या है, ये +6 में है. जो दोनों जो +6 में है दे आर स्टेबल. अगर ये स्टेबल है तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करना नहीं चाहते. वहीं पर जो क्रोमियम +6 है वो इतना जो स्टेबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू दिस, तो ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करके +3 में चला जाता है. इसलिए जो डाइक्रोमेट आयन है एसिडिक मीडियम में वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, इलेक्ट्रॉन खाता है, +3 में जाता है +6 से, और वहाँ पर वो स्टेबल हो जाता है. Lower oxidation state are found when a complex compound has ligand capable of pi acceptor character in addition to sigma bond. For example, nickel cobalt, nickel carbonyl 4 and Fe carbonyl 5. इसका मतलब क्या है, जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट है आर फाउंड वो पाई जाती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जब जो लिगेंड है वो पाई एक्सेप्टर करेक्टर भी दिखाता है, मीन्स वो सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई करेक्टर भी दिखाता है. फॉर एग्जांपल दिस, जो कोबाल्ट है, जो मतलब CO है हमारा कार्बोनेट, वो न्यूट्रल है, तो इसमें निकल और जो Fe है इसके की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है. तो याद रखना, निकल CO4 एंड Fe CO5 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है निकल एंड आयरन की वो 0 है. नेक्स्ट, अब जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो हमारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड यानी कि हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को भी फॉर्म करने की वो ही नहीं इंटरस्टिशियल कंपाउंड से बनाते हैं. अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते क्या है, interstitial compound are those compounds which are formed when small atoms like hydrogen, carbon, nitrogen are trapped inside the crystals of metal. हमारे पास एक मेटल है, मेटल से क्रिस्टल्स के बीच बीच में जगह खाली है, वहाँ पे हमने जो स्मॉल एटम्स जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, उसको घुसा दिया, तो हम उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड. देखो जैसे ये मेटल है हमारे पास, ये मेटल का मान लीजिए लैटिस है, ठीक है, तो यहाँ पे बीच बीच में जगह खाली है, ठीक है, ये जगह वैकेंट है यहाँ पे, ठीक है. अगर जगह वैकेंट है तो ये थोथा बन जाएगा, ये जल्दी ख़राब हो जाएगा. यहीं पे हमने क्या किया, स्मॉल एटम्स या फिर स्मॉल एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इनको हमने इस वैकेंट स्पेस में भर दिया. जैसे ही हमने इसमें जो वैकेंट स्पेस में भरा तो ये मेटल बिल्कुल ऐसे शेड की तरह हो गया, इसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं था. अगर इसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं था तो इसके जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ है, मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो अच्छी हो गई, कंडक्टिविटी रिटेन रहती है. फॉर एग्जाम्पल दे आर यूजली नॉन स्टिक्योमेट्रिक, नॉन स्टिक्योमेट्री है, कोई भी आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड इसके बीच में नहीं बनता. जैसे TiC, Ti क्या टाइटेनियम है, टाइटेनियम के बीच में जगह थी, हमने कार्बन को भर दिया. Mn4n जो मैग्नीज था उसके अंदर हमने नाइट्रोजन भर दिया. Fe3H Fe था उसके अंदर हमने हाइड्रोजन लगा दिया. WH जो है वैनेडियम के अंदर हाइड्रोजन निकाल दिया. टाइटेनियम के अंदर हमने हाइड्रोजन को निकाल दिया. द फार्मूला कोटेड डू नॉट ऑफ कोर्स कॉरस्पॉन्ड टू ओनली नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल. अब बात करते हैं कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा क्योंकि जो खाली जगह थी हमने भर दी. देन दोज ऑफ प्योर मेटल्स, दे आर वेरी हार्ड. सेम बोराइड्स अप्रोच डायमंड इन दी हार्डनेस, बहुत हार्ड होती है, कुछ तो ऐसे डायमंड की तरह भी हार्ड होते हैं. इनकी जो मेटालिक कंडक्टिविटी है वो खुदती नहीं है, वो अपनी मेटालिक कंडक्टिविटी को रिटेन रखते हैं और ये केमिकली इनर्ट बन जाते हैं. तो चार्ट ब्रोन याद रखना है. दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट देन ऑफ द प्योर मेटल, दे हैव हाई कंडक्टिविटी, दे रिटेन द कंडक्टिविटी, दे हैव वेरी हार्ड लाइक डायमंड एंड द केमिकली इनर्ट. अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की, मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की. जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बनाते हैं. क्यों बनाते हैं, आर दोस इन विच द मेटल आयन बाइंड टू द नंबर ऑफ एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स दैट इज लिगेंड्स गिविंग स्पेशल स्पीसीज विद कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. जैसे FeCN6 3 FeCN6 4 कॉपर unnecessary hold 4 2 PtCl4 2.
ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि जो हमारे हम मेटल्स हैं, हमारे पास डी ब्लॉक के मेटल्स हैं, उनकी जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो खाली है। ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल सपोर्ट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे बनता है? देखो, जैसे हमारे पास एफ है, एफ के पास जो खाली ऑर्बिटल है, वहीं पे जो NH3 है इसके पास लोन पेयर है, इसने अपना लोन पेयर इसको दे दिया। कोई यहाँ पे आयनिक बॉन्ड नहीं बना कि उसने उसका लेकिन यानी उसने उसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे अपने वैकेंट ऑर्बिटल में रख लिए। ना ही ये एक कोवलेंट बॉन्ड है कि इसने एक दोनों ने शेयर किया है, और ना ही ये एक आयनिक बॉन्ड है, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उनके पास जो वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वैकेंट ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी की वजह से NH3 अपने लोन पेयर मीन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन के पेयर जो कि बॉन्ड नहीं किए वो आयरन को देता है। आयरन उनको अपने वैकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर रख लेता है, जिसकी वजह से उनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। दूसरा, जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनका साइज छोटा है और चार्ज ज़्यादा है, जिसकी वजह से कोवलेंट नेचर उनके अंदर आ जाता है। 2 पॉइंट आगे, साइज छोटा, चार्ज ज़्यादा और अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड्स। जो डी ब्लॉक की एलिमेंट्स होती है वो कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन करती हैं। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो कलर कंपाउंड की फॉर्मेशन भी करते हैं। तो यहाँ पे कलर कंपाउंड की फॉर्मेशन का मतलब तो बाद में देखने पर मेरे आंसर होगी, कोई नहीं है। देखो, वो कलर कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। कलर कंपाउंड की फॉर्मेशन क्यों होती है? जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है N1 से लेके D1 से लेके D9 तक, वो डी ट्रांजिशन दिखाते हैं। मीन्स डी से एक डी से दूसरे डी में कूद के, दूसरे डी से तीसरे डी में कूद के, जिसकी वजह से वो कलर फॉर्म करते हैं। देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब डिटरमाइन द नेचर ऑफ लिगेंड। ये हम जो है डिटेल में पढ़ते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नामक चैप्टर में। देखो, आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं, उसमें हम लिगेंड के साथ जो है वो मेटल बॉन्डेड होता है। तो अगर वो जो हमारा लिगेंड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उसका जो कलर है वो लैम्डा कम और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा का दिखता है। ये आप डिटेल में पढ़ेंगे आगे। जो D0 D10 है वो कलरलेस होता है इन एक्वस मीडियम। जिंक +2 जो है वो D10 है, ये कलरलेस है। वहीं पे जो Fe+2 है वो ग्रीन है, Fe+3 येलो है, स्कैंडियम +3 D0 है, लेकिन कुछ और कारण की वजह से कलरलेस है। D4 कलरलेस है। कॉपर+2 ब्लू है, हम पढ़ते ब्लू विट्रोल CuSO4 5s2। निकल +2 ग्रीन है। तो इन तरीका रंग याद रख लो। निकल +2 ग्रीन है, Fe+2 ग्रीन है, तो 2+ वाले ग्रीन है, Fe+2 ग्रीन है, निकल +2 ग्रीन है, और वहीं पर जो Fe+3 वो येलो है। वी ग्योर ग्रीन के पास येलो होता है, तो हाँ Fe2+3 ग्रीन। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भर भर के पढ़ के आए हैं। देखो, ये क्या है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल? तो E0 M+2 M मीन्स वो अपने आप को कितनी अच्छी तरह रिड्यूस कर पाता है, यानी कि दूसरे को ऑक्सीडाइज, यानी कि जो ऑक्सीडाइजेशन एजेंट का काम करता है उसको हम बोलते हैं उसका, वो अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, उसका उतना अच्छा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। जैसे E0 M+2 से M जो +2 है वो M में चला गया। ऑल डी सीरीज मेटल्स हैव नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट कॉपर। हर एक की जो है नेगेटिव वैल्यू है एक्सेप्ट कॉपर। इसका मतलब क्या है? हर कोई भी रिड्यूस नहीं होना चाहता, लेकिन जो कॉपर है वो रिड्यूस हो जाता है। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट वैल्यूज ऑफ E0 बिकम्स लेस नेगेटिव, वो लेस नेगेटिव बनती रहती है। ओके, ऑल हैव नेगेटिव वैल्यू देन एक्सेप्ट कॉपर। ओके, जो मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर है इसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा नेगेटिव है देन एक्सेप्टेशन। क्यों? को Mn+2 D5 है, Zn+2 D10 है, स्टेबल है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन ना तो खड़ा ना देना, लेकिन रिड्यूस तो करना है। तो जब हम इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो एनर्जी मतलब वो लेना नहीं चाहता, लेकिन देंगे तो माइनस में आएगा। निकल+2 हैज़ हाइएस्ट काइनेटिक एनर्जी इन द 3D सीरीज, मेक इट स्टेबल इन इट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो, हमने पढ़ा है अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, अगर E0 पॉजिटिव है तो जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, अगर डेल्टा G नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस है। अगर E0 नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा G है वो पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है।
अब देखो सबकी वैल्यू नेगेटिव है, मतलब वो रिड्यूस नहीं होना चाहते, लेकिन जो कॉपर है वो रिड्यूस होना चाहता है। तो जो कॉपर +2 है जल्दी 2 इलेक्ट्रॉन को खाएगा और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो इनोट है वो पॉजिटिव है +0.34, यानी कि हम कॉपर को इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब जो है जो कॉपर है वो HCl को ऑक्सीडाइज HCl को रिड्यूस नहीं कर सकता, तो Cl नहीं एस्टर्स हो रहे हैं, समझ गया। हाँ, बात करते हैं जो Cu+2 कॉपर कॉपर है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू क्यों है, ये क्यों रिड्यूस होना चाहता है। देखो कॉपर है एटोमाइजेशन, इसका हमने एटोमाइजेशन किया, कॉपर ग्राम जो है हमने गैसेस में कर दिया, फिर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो आयनाइजेशन एनर्जी 1 आ गई, कॉपर +1 बन गया। जब हमने दूसरा निकाला तो कॉपर +2 बन गया, और जब वो हाइड्रेशन एनर्जी निकली तो कॉपर +2 वो बन गया एक्वस में। इसके बाद देखो जो आयोनाइजेशन एनर्जी 2 है वो बहुत ज़्यादा है, ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एनर्जी कॉपर डी डज नॉट कंपनसेट B+T। देखो बी क्या है, बी मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी 1 और बी मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी 2। जितना आयोनाइजेशन एनर्जी निकला है अगर उतना ही हाइड्रेशन एनर्जी होता तो हम बता तो हो सकता था कि वो नेगेटिव वैल्यू आ गई, वो रिड्यूस नहीं होगा, ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन यहाँ पे वो उसको कंपनसेट नहीं करता, तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू है और ये जो है रिड्यूस जल्दी हो सकता है। ई नोट फॉर निकल इज रिलेटेड टू द हाईएस्ट नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी। तो जो Cr+2 है वो रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव और जल्दी, और जो Mn+3 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हमने क्रोमियम+2 रिड्यूसिंग एजेंट और मैग्नीशियम+3 जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वही क्वेश्चन आगे, विच ऑफ द फ्लोइंग आर कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन बताना है। इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। जो D0D10 होगा कलरलेस और सारे कलर्ड है। विच इज़ द मोस्ट स्टेबल इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो जो क्रोमियम+3 है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो D3 है। वहीं पे अगर हम वैनेडियम की बात करें तो वैनेडियम की केस देखो, अगर हम वैनेडियम की बात करें तो 3 हमने निकाल दिए तो यह बचेगा 3D2। अगर मैग्नीशियम की बात करें, अगर हमें 3 निकाल दिए तो बचेगा 3D2। अगर हम बात करें वैनेडियम की 3 निकाल दिए तो 2 बचेगा, इसके 3 निकालते हो तो यहाँ पे D1 बचेगा और यहाँ पे D2 बचेगा, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे D3 बचेगा। हमने पढ़ा है ना वो जो 3 डब्बे नीचे बनते हैं, स्प्लिटिंग होती है, 2 डब्बे ऊपर बनते हैं। जो हमारे एक्सियल है उनकी जो वैल्यू है जो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और जो dz स्क्वायर है, जो बिटवीन द एक्सिस उनकी वैल्यू ज़्यादा आती है उनकी एनर्जी डिवीजन डीसी में, और ये dxy dy z जो है ज़्यादा कम होती है। तो तीनों ये भर के तो जो D2 जो T2G नीचे इनको बोलते हैं और इजी हम इसको ऊपर लेकर बोलते हैं। तो जो T2G है वो जो है हाफ फिल्ड है, अच्छी तरह फिल हो गए, तो जो है एक्वस मीडियम में से ज़्यादा स्टेबल आ गया। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ टाइटेनियम, वैनेडियम, कॉपर एंड मैग्नीशियम। सिंपल है, इसके जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, क्या आएगी 3D2 4s2, इसकी 3D3 4s2। क्रोमियम क्या आएगी, क्रोमियम 3D5 4s2। मैग्नीशियम क्या आएगी 3D6 4s2। हमने बात की है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की। अब देखो अगर हम बात करें क्रोमियम की, तो ये क्रोमियम है, इसने अपना पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, दूसरा निकाल दिया। अगर ये जो है बाद में निकालेगा तो बाद में निकालने में दिक्कत आएगी। क्रोमियम कौन सा है, तो ये बनाएगा 3D5 4s1। इसने अपना पहला इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, जैसे ही वो अपना पहला इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो वो 3D5 बच गया, मीन्स वो हाफ स्टेबल हो गया। अब वो और नहीं निकालेगा, तो जो क्रोमियम है इसके जो आयनाइजेशन एनर्जी है सबसे ज़्यादा होगी। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, इसने पहला निकाल दिया, तो ये दूसरा जल्दी निकालेगा। वही अगर हम वैनेडियम की बात करें तो अब देखो इसमें देखो, अगर हम पहला निकालते हैं, जब दूसरा निकालेंगे जल्दी से निकालते हैं, 3D3 है, वहीं पे ही सबसे कम जो टाइटेनियम की आएगी, क्योंकि जो रिपल्सन है कम है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, और यहाँ पे तो हाफ रेट है। तो क्रोमियम, मैग्नीशियम, वैनेडियम एंड टाइटेनियम। नेक्स्ट है विच एलिमेंट
आउटर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन में एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, जो +2 से +7 हमारे शो करते हैं, लेकिन जो मोस्ट स्टेबल है वो +2 और +7 ही है, दैट इज़ मैग्नीशियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 5 है, 3d5 4s2, 2 छोटे का +2 आ गया, 3 छोटे का +3 आ गया, जब सारे के साथ साथ निकाल देगा तो +7 आ गया। विच आयन विल एग्जिबिट कलर इन एक्वस सॉल्यूशन, क्या जो Ti+3 जो कि हमारा Z22 है, D1 है, रेडी ट्रांजिशन होगी, लेकिन जो लालू है मीन्स लैंथेनियम+3 लुटेटियम+3 लालू जो है वो कलरलेस होता है। अब बताना है विच इज़ द इनकरेक्ट फ्रॉम दिस ऑर्डर। देखो, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट तो 20 तक बढ़ेगी, शक्तिवान क्रेमना, ये तो ठीक है, ठीक है। अब इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पे जाएंगे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो जो मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ रहा है, ये भी ठीक है। इंक्रीज नंबर ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ये हमने अभी ऊपर पढ़ाई है, क्रोमियम मैग्नीशियम भी शक्तिवान करें मना, शक्तिवान मना करें, इसमें उल्टा सिस्टम होता है, तो ये भी ठीक है। अगर हम बात करें इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट की, तो शक्ति इस साइड जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट जो घटता है बढ़ता नहीं है, तो ये जो हमारा इनकरेक्ट है। हम बात करते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग क्रोमियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर, इनमें से कौन सा क्रोमियम एम्फोटेरिक है नेचर में। देखो, जब अगर हमारे पास Cr+3 होगा तो वो एम्फोटेरिक आएगा, क्यों, ये हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ये पे लिख देता हूँ। देखो, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, Cr की बात करेंगे सबसे पहले, Cr, जो Cr के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारी क्या आती है, वो आती है हमारी क्रोमियम 3d5 4s1, इसका जो Z है वो 24 है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ +3 की, अगर +3 की बात करते हैं, क्रोमियम +3 3 इलेक्ट्रॉन निकालते तो आ गया 3d3। अब बात करते हैं क्रोमियम +2 की, 2 निकाल लें तो 3d4। आप देखेंगे इतने अच्छी तरह मैं समझाऊंगा। क्रोमियम +6 है, मीन्स 6 के 6 निकाल दिए तो क्या आ गया 3d0। अब देखो, ये एम्फोटेरिक है, मीन्स इसको चाहे इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो ये D5 तक पहुंच जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन खा के, तो ये स्टेबल हो जाएगा। ऐसे निकाल लो, 3 के 3 निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, 3 जैसे ही आप निकाल लोगे, 3 निकालने के बाद ये और भी स्टेबल हो जाएगा, तो ये तो एम्फोटेरिक नेचर है। ये 3d4 है, ये क्या चाहता है, ये अब एक इलेक्ट्रॉन खाएगा तो 3d5 में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा बेसिक है क्रोमियम +2, और बस है क्रोमियम +6, ये क्या है, ये हमारा एसिडिक है। आई होप आपको यहाँ तक याद हो गए होंगे। तो क्रोमियम जो +3 एम्फोटेरिक है, +2 जो बेसिक है, +6 जो एसिडिक है। नेक्स्ट है, जनरली मेटल जो फ्लोराइड्स है वो अनस्टेबल होते हैं इन दर लोअरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो, जो VX2 है वो जो है अनस्टेबल है, तो मेटल जो फ्लोराइड है वो अनस्टेबल है इन दर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो कॉपर X है ये भी स्टेबल नहीं है। तो अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, जो कॉपर 2I2 है वो स्टेबल है, लेकिन जो कॉपर I2 है वो स्टेबल नहीं, क्यों, क्योंकि जो कॉपर के प्लस पास क्या +2 चार्ज है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये कॉपर को रिड्यूस करके मीन्स अपने आप को रिड्यूस करके I2 बना देगा, मीन्स अपने आप को ऑक्सीडाइज करके I2 बना देगा और इसको रिड्यूस कर देगा कॉपर +2 में। एक पेज छूट गया। अब बात करते हैं हम केमिकल रिएक्टिविटी की ऑफ डी ऑर्बिटल्स। जो कोबाल्ट +3 है और जो मैग्नीशियम +3 है वो अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बढ़ चुके हैं। शक्तिवान क्रेमना +2 में जो रिड्यूसिंग एजेंट है, दे कैन लिबरेट H2 गैस फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड। हमने पढ़ा ना, क्रोमियम पॉजिटिव E0 इसका आया है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये H2 को निकाल सकता है, तो Ti+2 V+2 क्रोमियम +2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। जो कॉपर है वो ऑक्सीजन गैस को नहीं निकाल सकता, क्योंकि इसके जो कॉपर +2 है वो पॉजिटिव वैल्यू है, सॉरी देखो, हमने पढ़ा था जब हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पढ़ा,
जो कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो पॉजिटिव था और सभी का नेगेटिव था। अगर कॉपर का जो है वो पॉजिटिव आया था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो मतलब ई नोट, यानी कि वो खुद रिड्यूस होना चाहती है, यानी कि जो कॉपर प्लस टू है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी वजह से जो ये है ये H2 गैस को नहीं निकाल सकती फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड जो इज कॉपर प्लस टू एंड वैल्यू। वहीं पे अगर मैं बात करूँ और किसी एलिमेंट की, उसका जो ई नोट था वो नेगेटिव था। अगर ई नोट नेगेटिव है तो वो अपने आप को रिड्यूस नहीं करना चाहता, वो उतना ही अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो वो H2 गैस को निकाल देगा। मैग्नीशियम जिंक नहीं हैव लो वैल्यू देन इट्स एक्सेप्शन, वो हमें पढ़ा था जो इनकी कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था उसकी वजह से। अब हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन हैलाइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसके अंदर किस प्रकार से स्टेबिलिटी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, उसकी हैलाइड्स और ऑक्साइड्स की फॉर्म में। देखो जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल्स की वो स्टेबलाइज हो सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द फ्लोरीन। जो ऑक्सीजन है और जो फ्लोरीन है वो जो है वो स्टेबलाइज कर सकते हैं ड्यू टू दी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। ओके, तो जो मेटल्स की हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल की वो स्टेबलाइज हो सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और फ्लोराइड की। जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन है ये जो है दोनों के दोनों जो है बहुत ज़्यादा हाई इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जिसकी वजह से ये जो है उसको झेल लेंगी उसकी हाई ऑक्सीजन स्टेट को। ऑक्सीजन जो है वो कैपेबल है टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ मेटल्स देन फ्लोरीन ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद मेटल। देखो दोनों ऑक्सीजन भी और फ्लोरीन भी स्टेबलाइज कर सकते हैं हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को, लेकिन अगर हम कंपेयर करें फ्लोरीन को और ऑक्सीजन को आपस में तो जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा स्टेबलाइज करेगी कि जो ऑक्सीजन है वो मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकती है। अब देखो एम की जो है वो Mn+7 तक चलता है तो MnF2 बन सकता है, MnF3 बन सकता है, MnF4 बनेगा, 5 बनेगा, 6 बनेगा, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो है स्टेरिक इंटरेस्ट लगने लग जाएगा। वहीं पे अगर मैं बात करूँ Mn3O4, Mn2O7, Mn2O3, MnO4, MnO4, MnO3F, ये सारे के सारे स्टेबल हैं। और अगर मैं बात करता हूँ Mn2O7 की तो मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 7 है, तो मैग्नीशियम जो है वो 7 बॉन्ड बनाएगा, 2 2 4 5 6 7 बना लिए, 2 2 4 5 6 7। अगर यहीं पे मैं फ्लोरीन को लगाऊंगा तो फ्लोरीन को 7 बॉन्ड बनाने के लिए 7 ही फ्लोरीन चाहिए। तो अगर 2 मैग्नीशियम है तो फ्लोरीन 14 चाहिए, लेकिन ऐसा कि इसमें ऑक्सीजन के साथ तो नहीं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा। तो जो 7 ऑक्सीजन है वो 14 बॉन्ड यानी कि 2 मैग्नीशियम को झेल सकते हैं, 2 मैग्नीशियम को झेल सकते हैं। तो मैग्नीशियम ने एक मैग्नीशियम में 3 के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, एक मैग्नीशियम ने यहाँ पे 3 के साथ और ऑक्सीजन बीच में अटैच हो गया, तो Mn 3 डबल बॉन्ड, O Mn 3 डबल बॉन्ड। तो यदि इट इज़ कोवेलेंट कंपाउंड जिसका जो ये है ग्रीन ऑयली कंपाउंड है, एक्सप्लोजिव है, इसके अंदर 2 टेट्राहेड्रल यूनिट है। समझ में आ गया? तो Mn3O4 की बात करें तो 3 जो Mn है वो 4 ऑक्सीजन उसको झेल देगी, 3 है तो 7 ये 21 और मतलब दूसरी ऑक्सीजन स्टेट में होगी ना, इसकी ऑक्सीजन स्टेट आएगी 3x -8 = 0। हाँ अगर हम बात करें सिंपल हैलाइड्स की जैसे कि MXN हाई ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव्ड R+4 +5 +6, तो सिंपली जो है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4 जैसे TiX4 VF5 और CrF6 हो गया। जो फ्लोरीन है इट कैन स्टेबलाइज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू फ्लोइंग रीजन। हमने ऑक्सीजन तो देख लिया हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डबल बॉन्ड बना सकता है, लेकिन फ्लोरीन का कैसा केस है, फ्लोरीन कैसे कर देगा? क्यों? ड्यू टू दी हाई लैटिस एनर्जी, जब फ्लोरीन है इसकी हाई लैटिस एनर्जी होती है व्हेन कंपाउंड आर इन आयनिक इन नेचर। इसके पास हाई बॉन्ड एनर्जी होती है व्हेन कंपाउंड इज कोवलेंट। अगर कंपाउंड आयनिक है तो हाई लैटिस एनर्जी है, अगर कंपाउंड कोवलेंट है तो हाई बॉन्ड एनर्जी है, जिसकी वजह से जो है ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को अचीव कर सकता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आयनिक बॉन्ड बनेगा तो हाई लैटिस एनर्जी, और अगर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो हाई बॉन्ड एनर्जी। बियॉन्ड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद बस आयरन और कोबाल्ट ऐसी है जिसके ट्राई हैलाइड्स बन सकती है। तो आपको याद रखना है
मैग्नीशियम के बाद आयरन और कोबाल्ट ही ऐसे हैं जिसके ट्राई हाइलाइट्स बना सकती हैं। जैसे पूछ रखा है किसके ट्राई हाइलाइट्स नहीं बन सकते, तो आंसर आएगा निकल के, क्योंकि मैग्नीशियम के बाद सिर्फ कॉपर के, मैग्नीशियम आयरन की और कोबाल्ट की ही बन सकती है। तो ट्राई हाइलाइट्स जिंक, मैग्नीशियम और आयरन की ही बन सकती है। नेक्स्ट है जनरली मेटल फ्लोराइड आर अनस्टेबल इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। जो मेटल फ्लोराइड है वो अनस्टेबल होते हैं इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे VX2 हो गया, कॉपर एक्स हो गया। तो कॉपर प्लस कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन एंड अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन। जो कॉपर प्लस कंपोनेंट कंपाउंड है वो अनस्टेबल होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में और वो चले जाते हैं डिसप्रपोर्शनेशन। डिसप्रपोर्शनेशन क्या होता है? व्हेन सेम एलिमेंट undergoes oxidation and reduction। तो जो कॉपर ये उसमें आ सकता है, आ गया बोर्ड में पहले। जो कॉपर प्लस एक्वस है इसने एक इलेक्ट्रॉन खाएगा तो कॉपर प्लस एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो कॉपर प्लस में आ गया, और इलेक्ट्रॉन खा लेगा तो कॉपर जीरो में आ गया। तो ये इस तरह से इसके यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो गया और यहाँ पे इसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। कॉपर प्लस टू आयन्स आर मोर स्टेबल देन कॉपर प्लस आयन ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। जो कॉपर प्लस टू है इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी वो ज़्यादा है, इसलिए जो कॉपर प्लस टू ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू कॉपर प्लस वन। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स। तो पहला पॉइंट देखो, जो मेटल्स है वो एमओ बना सकती है, क्यों? क्योंकि यहाँ से जो ऑक्सीजन के पास क्या होता है -2 होता है, +2 जाएगा। एक्सेप्ट स्कैंडियम, स्कैंडियम को छोड़ के जितने भी डी ऑर्बिटल्स के डी ब्लॉक एलिमेंट है वो सारे के सारे एमओ टाइप के ऑक्साइड बना सकते हैं। क्यों? जो स्कैंडियम है इसके पास स्कैंडियम डोंट हैव +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बाकी सारे एलिमेंट के पास होती है। एमओ टाइप की ऑक्साइड जो है वो आयनिक होती है नेचर में, क्योंकि लो ऑक्सीडेशन स्टेट में बनते हैं। लो चार्ज है कैटायन के पास, लो चार्ज है तो लेस कैवलेंट है और मोर आयनिक है। जो फजान रूल लग गया, क्या है फजान रूल? देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो, लो चार्ज हो तो जो है वो मोर आयनिक होता है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो आयनिक रिएक्टर घटेगा, कोवलेंट रिएक्टर बढ़ेगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम आयनिक रिएक्टर बढ़ता है, कोवलेंट रिएक्टर घटता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा आयनिक रिएक्टर घटता है, कोवलेंट रिएक्टर बढ़ता है। तो वही बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, एसिडिक जो नेचर है वो बढ़ता है। जैसे O2OH ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़े, एसिडिक नेचर बढ़ता है, बेसिक रिएक्टर घटता है। डी ब्लॉक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड जो है वो एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, एम्फोटेरिक भी होती है। जैसे जो क्रोमियम +3 है और जिंक +2 है वो एम्फोटेरिक है। क्रोमियम क्यों मैंने आपको समझाया था, जिंक भी ऐसे ही रीजन से। +1 +2 +3 जो है लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो बेसिक होंगे। वहीं पे +5 +6 +7 +8 जो है वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यानी जो ज़्यादा है एसिडिक होंगे। वही बात होगी, मैंने बताया था ना, क्रोमियम +6 एसिडिक है, क्रोमियम +3 एम्फोटेरिक है और क्रोमियम +2 जो है वो बेसिक है। V2O5 is mainly acidic but also so amphoteric nature. With acid it's give VO2- and with basic it give VO4 3-। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल से कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम सम इम्पोर्टेंट ऑक्साइड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तब तक बने रहिए हमारे साथ। ऑल दी वेरी बेस्ट।